सो हेलो पीपल, दिस इज चैनल सी टीवी और आज हम रिवाइज करने वाले हैं SA 500। ये सिंगल ऐसे है, इसको हम रिवाइज करते हैं और इस नोट्स को पढ़ने के बाद मैं एश्योर करता हूँ कि उसके बाद जो PM RTP MTP सजेस्टेड है अप टू माई 20 सारे क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे। ये जो PDF है ये अराउंड 8 पेजेस की है एंड इन 8 पेजेस को हम फटाफट गो थ्रू करते हैं एंड समझते हैं कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो फर्स्ट ऐसे 500 की बात करें तो मीनिंग एंड नेचर ऑफ ऑडिट एविडेंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भैया हम एज एन ऑडिटर कंपनी में अपॉइंट हुए हैं तो क्या करते हैं। हम ऑडिट प्रोसीजर जो है अडॉप्ट करते हैं। हम ऑडिट प्रोसीजर लगाते हैं एंड ऑब्टेन करते हैं सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन विच एक्ट एज अ सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। हम सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेते हैं ऑडिट प्रोसीजर लगाकर एंड उसके बेसिस पे हम अपना कंक्लूजन ड्राइव करते हैं एंड एट द लास्ट हम ओपिनियन देते हैं। तो किसी भी मैटर का कंक्लूजन देने के लिए उसके लिए सपोर्टिव में कुछ एविडेंस होना चाहिए। वो एविडेंस सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट होने चाहिए। ये हमने ऐसे 230 में भी पढ़ा है कि ऑडिटर जब भी किसी कंक्लूजन में डिराइव होता है तो उसके पास एविडेंस होने चाहिए, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस होने चाहिए, वो सारे एविडेंस डॉक्यूमेंटेड होने चाहिए। तो यही बात कर रहा है कि भैया ऑडिट एविडेंस होते क्या है। तो ऑडिट एविडेंस क्या होते हैं? ऑडिट एविडेंस वो होते हैं जो हम ऑडिट प्रोसीजर लगाकर अडॉप्ट करते हैं। ऑडिट प्रोसीजर लगा के हम जो निकालते हैं उसको बोलते हैं हम ऑडिट एविडेंस। तो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस क्या होता है? एविडेंस ऑब्टेन बाय अप्लाइंग द ऑडिट प्रोसीजर। फिर अगर टू अराइव एट ए कंक्लूजन पे अराइव करने के लिए हमको ये ऑडिट एविडेंस लगते हैं एंड देन एट लास्ट टू गिव इट्स ओपिनियन। सो अगर सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस की बात करें तो एक तो होता है सफिशिएंट और दूसरा होता है अप्रोप्रिएटनेस। सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। तो सफिशिएंट का मतलब होता है प्रॉपर क्वांटम और अप्रोप्रिएट का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ एविडेंस। तो क्वांटम ऑफ एविडेंस एंड क्वालिटी ऑफ एविडेंस। तो बात ये करी गई है कि एविडेंस होना चाहिए वो सफिशिएंट क्वांटम में होना चाहिए और सफिशिएंट क्वालिटी में होना चाहिए। सफिशिएंट क्वांटम में होना चाहिए, सफिशिएंट क्वालिटी में होना चाहिए टू अराइव एट कंक्लूजन। अगर हम ऑडिट प्रोसीजर देखें कि किस तरीके से कौन सी एक ऑडिट प्रोसीजर होती है जिसके थ्रू हम ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करते हैं, तो अगर ब्रॉड व्यू देखें तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड फर्दर ऑडिट प्रोसीजर होता है। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में टेस्ट ऑफ कंट्रोल होता है और सब्सटैंटिव प्रोसीजर होता है। और ये सब्सटैंटिव प्रोसीजर जो हम पढ़ा है ये हमने 300 की सीरीज़ में पढ़ा है कि ये असर्शन लेवल पर यूज़ होता है टू फाइंड आउट द रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट। रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट जब असर्शन लेवल पर हो तो उस केस में जो है हमें सब्सटैंटिव प्रोसीजर यूज़ करना पड़ता है, जिसको 300 में हम प्रॉपरली तरीके से देखेंगे। फिर बात आती है कि सब्सटैंटिव प्रोसीजर के बाद टेस्ट ऑफ डिटेल एंड सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। मेथड्स की बात करें किन किन मेथड से जो है हम ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर सकते हैं, तो अभी हमने पढ़ा कि हम ऑडिट प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं और सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस को गैदर करते हैं। तो अगर हम ऑडिट प्रोसीजर की बात करें तो ऑडिट प्रोसीजर ये देखे रखी है, उसके बेसिस पे हम सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करते हैं। अब किस तरीके से हम एविडेंस को ऑब्टेन करते हैं, तो मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस। तो अगर मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस देखा जाए तो एक तो होता है कॉमन मेथड और एक होते हैं अदर मेथड्स। कॉमन मेथड की बात करें तो जो हमने पीयर रिव्यू में पढ़ा है इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन। और अदर मेथड की बात करें तो उसमें आती है बात एनालिटिकल प्रोसीजर की बात आती है, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन की बात आती है, रीकैलकुलेशन एंड रीपरफॉर्मेंस की बात आती है। तो एनालिटिकल प्रोसीजर 520 है, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन 505 है और रीकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस ये तो ईजिली याद हो जाते हैं। तो कॉमन के 4 है, कॉमन के 3 है और अदर्स में 4 है। और अदर्स में अगर हम 4 में देखें तो 2 तो एसएस के ही हैं एंड 2 जो है वो बहुत ईजिली याद हो जाएंगे, रीकैलकुलेशन और रीपरफॉर्मेंस। तो इस तरीके से जो है हम ऑडिट एविडेंस को ऑब्टेन करते हैं। तो ऑडिट एविडेंस जब हम ऑब्टेन करते हैं तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि भैया ये होता क्या है। तो ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस इन परफॉर्मिंग कंप्लायंस एंड सब्सटैंटिव प्रोसीजर। जब हम कंप्लायंस एंड सब्सटैंटिव प्रोसीजर लगा रहे होते हैं, ये जो हमने पढ़ा कंप्लायंस एंड सब्सटैंटिव प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ कंप्लायंस एंड सब्सटैंटिव प्रोसीजर। तो जब हम ये ऑडिट प्रोसीजर लगा रहे हैं तो प्रोसीजर में ही तो हम मेथड्स अडॉप्ट करेंगे। तो ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस इन परफॉर्मिंग कंप्लायंस एंड सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर। तो ये पर्टिकुलर मेथड है जो जिससे हम ऑब्टेन करते हैं ऑडिट प्रोसीजर इन परफॉर्मिंग कंप्लायंस एंड सब्सटैंटिव प्रोसीजर। तो सबसे पहले आती बात इंस्पेक्शन की। इंस्पेक्शन में क्या बोल रहे हैं? एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंट और फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ एसेट। तो इंस्पेक्शन में बात हो रही है एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंट एंड फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ एसेट विच प्रोवाइड एन ऑडिट एविडेंस।
तो इंस्पेक्शन क्या बोलता है? इंस्पेक्शन ये बोलता है कि आप एग्जामिन करो रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट का, या फिजिकल एग्जामिनेशन करो एसेट्स का, जो एक प्रोवाइड करता है ऑडिट एविडेंस ऑफ वेराइंग डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड सोर्स। हम एग्जामिन करते हैं, हम फिजिकल एग्जामिन करते हैं, जिससे हमें ऑडिट एविडेंस मिलता है। अब ये जो ऑडिट एविडेंस है ये वेराइंग डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी है। अगर ये ऑडिट एविडेंस जो है उसकी रिलायबिलिटी की डिग्री वेरी कर सकती है, डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड सोर्स। नेचर एंड सोर्स ऑफ रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट अगर डिफरेंट है, अगर नेचर एंड सोर्स ऑफ जो है रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट अगर वो नेचर एंड सोर्स प्रॉपर है, तो फिर जो है उसके रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट को ओरिजिनल मिले तो मैंने उसको एग्जामिन करा, और एग्जामिन करके मैंने ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करा, तो ये ओरिजिनल है तो डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी भी बढ़ जाएगी। देखो, हर ऑडिट एविडेंस की रिलायबिलिटी ज़्यादा नहीं रहती, हमको देखना पड़ता है कि हम क्या ऑडिट कर रहे हैं। तो अगर हमारा रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट अगर फोटोकॉपीड है, डिजिटाइज है, तो अब डिजिटाइज में भी अगर इनक्रिप्टेड है तो उस केस में डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। तो क्या बोला गया है कि आप एग्जामिन करते हैं रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट का, हम फिजिकल एग्जामिन करते हैं एसेट्स का, वो प्रोवाइड करता है हमको ऑडिट एविडेंस। अभी जो ऑडिट एविडेंस है ये वेरी करता है डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी सब्जेक्ट टू नेचर एंड सोर्स। जैसे कि अब ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 41 पीएम में दे के रखा है। तो अगर बात करी जाए तो एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट की, तो रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट कंसिस्ट ऑफ स्टॉक और बॉन्ड। तो जैसे कि एग्जाम्पल है, जैसे स्टॉक और बॉन्ड, दिस में प्रोवाइड एग्जिस्टेंस ऑफ एसेट। जैसे हमारे पास बॉन्ड के सर्टिफिकेट है, स्टॉक सर्टिफिकेट्स है, तो ये क्या प्रोवाइड करते हैं? ये प्रोवाइड करता है एग्जिस्टेंस ऑफ एसेट। ठीक है, हम एग्जामिन करा तो एग्जामिन से करके हमको मिला क्या कि यार एग्जिस्टेंस ऑफ एसेट है, कि हाँ ये कुछ एसेट्स है, पर ये ओनरशिप और वैल्यू को शो नहीं करते। फिर कुछ बात आती है जैसे एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। तो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट भी जो होते हैं वो एग्जिस्टेंस ऑफ एसेट को तो शो कर देते हैं, पर वो ये शो नहीं कर पाते हैं राइट्स एंड ऑब्लिगेशन और वैल्यूएशन। तो राइट्स, ऑब्लिगेशन, वैल्यूएशन ये शो नहीं कर पाते। तो ये जो पर्टिकुलर कुछ एग्जामिनेशन जो है क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन कुछ एग्जाम्पल्स है कि जो स्टॉक और बॉन्ड होते हैं वो प्रोवाइड कर देते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एसेट। तो कोई ये जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्ट ऑडिट एविडेंस और प्रोवाइड करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एसेट। तो जैसे कि डॉक्यूमेंट कॉन्स्टिट्यूटिंग अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, तो ये जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, डॉक्यूमेंट कॉन्स्टिट्यूटिंग अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सच एज स्टॉक और बॉन्ड, तो जो उसके रिस्पेक्ट में जो डॉक्यूमेंट होते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ओनरशिप और वैल्यू भी दिखाए। बात ये है, तो ये ऐसा नहीं कि दिखाते ही नहीं है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट है ये लिखना कि इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इट विल शो। ये नेसेसरी नहीं है कि ये हमको शो करेंगे। ठीक है, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इट विल शो। ठीक है, ओनरशिप और वैल्यू। जैसे एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट में भी ऐसा ही है। तो ये बात है, हमने इंस्पेक्शन पढ़ा। फिर आती है बात ऑब्जर्वेशन की। तो ऑब्जर्वेशन में क्या होता है? विटनेस करना क्या विटनेस करना प्रोसेस और प्रोसीजर बीइंग परफॉर्म बाय द अदर। तो विटनेस करना प्रोसेस और प्रोसीजर परफॉर्म बाय द अदर। तो कौन सी प्रोसेस और प्रोसीजर? जनरली जैसे कि इन्वेंट्री काउंटिंग प्रोसीजर होती है और परफॉर्मेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल है। तो फिजिकल वेरिफिकेशन करना है, इन्वेंट्री काउंटिंग प्रोसीजर है, हमको देखना है कि परफॉर्मेंस ऑफ कंट्रोल हो रहा है कि नहीं हो रहा है प्रॉपर। तो उस केस में हम क्या करते हैं? हम जो है बाकायदा ऑब्जर्वेशन करते हैं। अब ये दिस प्रोसेस हाउएवर दिस प्रोसेस परफॉर्म डिपेंड्स ऑन एक्ट ऑफ बीइंग ऑब्जर्व। किस तरीके से प्रोसेस को परफॉर्म किया गया है ये उस पर भी डिपेंड होता है कि किस तरीके से हमने उसको ऑब्जर्व किया है। तो देखने का तरीका भी मैटर कर जाता है। तो ऑब्जर्वेशन क्या हुआ कि विटनेस करना प्रोसेस और प्रोसीजर को बीइंग परफॉर्म बाय द अदर, जो हेल्पफुल होता है इन क्वांटिटी काउंटिंग प्रोसीजर या परफॉर्मेंस ऑफ कंट्रोल प्रोसीजर। तो हमने क्या पढ़ा इंस्पेक्शन में कि एग्जामिनेशन करना रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट का, फिजिकल एग्जामिनेशन करना एसेट्स का जो हमको ऑडिट एविडेंस देंगे, और उसकी रिलायबिलिटी अफेक्ट होती है डिग्री सब्जेक्ट टू जो है डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड सोर्स। अब उसके बाद हमने कुछ 2 एग्जाम्पल दिखे थे और फिर हमने ऑब्जर्वेशन करा कि हमको विटनेस करना है प्रोसेस एंड प्रोसीजर। फिर इंक्वायरी। तो इंक्वायरी का मतलब क्या होता है? इंक्वायरी का मतलब होता है सीख करना इन्फॉर्मेशन फ्रॉम नॉलेजेबल पर्सन, या पर्सन जिसको एडिक्वेट पर्सन से या नॉलेजेबल पर्सन से हमको इन्फॉर्मेशन सीख करना। एंड आफ्टर
इवेल्यूशन ऑफ क्वेश्चन क्या बोला गया है कि हम सबसे पहले क्वेश्चन भेजते हैं, क्वेश्चन के रिप्लाई आते हैं। अब रिप्लाई देने के बाद हम उससे इंक्वायरी करते हैं। तो इंक्वायरी के पहले क्वेश्चन सेंड होता है, तो क्वेश्चन सेंड होता है, रिप्लाई आता है, रिप्लाई की हम उसके बाद हम उससे इंक्वायरी करते हैं, देन उसके बाद इंक्वायरी को इवेल्युएट करते हैं। तो इस तरीके की पर्टिकुलर प्रोसीजर है। अब जो इंक्वायरी है, या तो हम रिटर्न इंक्वायरी ले लो, ओरल इंक्वायरी ले लो, हम विद इन द एंटिटी ले लो, आउटसाइड द एंटिटी ले लो, इस तरीके से इंक्वायरी करी जाती है। अब इंक्वायरी पे स्टार मार्क करके रखा था, मतलब कि कुछ एड ऑन चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि इंक्वायरी इज इन एडिशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। जो भी आप ऑडिट प्रोसीजर लगा रहे हो उसमें ये एक एडिशन जैसा वर्क करता है। अब ओरल इंक्वायरी भी ले सकते हो, जैसे अभी हमने पढ़ा कि ओरल इंक्वायरी ना, अब ओरल इंक्वायरी ले सकते हो सब्जेक्ट टू रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। मतलब अगर आपने ओरल इंक्वायरी ली है, शुड बी सपोर्टेड बाय द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन तो जरूरी है ना। तो अगर आपने ओरल इंक्वायरी भी ली तो ओरल इंक्वायरी जो है शुड बी सपोर्टेड बाय द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैनेजमेंट और TCWG। तो जो ओरल इंक्वायरी है शुड बी सपोर्टेड बाय रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैनेजमेंट और TCWG एज कंफर्मेशन। तो इस तरीके से हमने क्या समझा है इंक्वायरी में, कि इंक्वायरी में हमको जो है प्रोसेस होती है कि सबसे पहले क्वेश्चन भेजे जाते हैं, क्वेश्चन के रिप्लाई आते हैं, रिप्लाई के बाद इंक्वायरी होती है सीख करना एनी इन्फॉर्मेशन। इंपॉर्टेंट ये है एनी इन्फॉर्मेशन, जिससे MCQ आया था। एनी इन्फॉर्मेशन मतलब कि इन्फॉर्मेशन जो हमारे फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, सारी इन्फॉर्मेशन कवर है, एंड इवेल्युएटिंग सच इन्फॉर्मेशन। और इंक्वायरी रिटर्न हो सकती है, ओरल हो सकती है। तो ओरल होती है तो फिर सब्जेक्ट टू रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, कि ओरल इंक्वायरी शुड बी सपोर्टेड बाय द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, और विद इन द एंटिटी हम इंक्वायरी ले सकते हैं, आउटसाइड द एंटिटी इंक्वायरी ले सकते हैं, और ये इज इन एडिशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। फिर जो है इस पर एक पर्टिकुलर चार्ट था कि इन्फॉर्मेशन, कोई से भी इन्फॉर्मेशन को अगर हमको ऑप्ट करना हो इनसाइड एंटिटी या आउटसाइड एंटिटी, तो उसके बेसिस पे हमको जो है इंक्वायरी लेनी पड़ती है। और इंक्वायरी रिटर्न भी हो सकती है और ओरल भी हो सकती है। और ओरल हो तो ओरल इंक्वायरी इज सपोर्टेड, मस्ट बी सपोर्टेड बाय द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैनेजमेंट और TCWG, तो एक्ट एज एन एविडेंस हो जाती है। फिर हमने बात करी एनालिटिकल प्रोसीजर की। तो एनालिटिकल प्रोसीजर क्या होता है कि इवेल्युएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बाय स्टडी ऑफ प्लॉसिबल रिलेशनशिप ऑफ फाइनेंशियल डेटा एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा। तो क्या बोला है, इवेल्युएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, हमको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इवेल्युएट करना। तो जो है इवेल्युएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बाय स्टडी ऑफ प्लॉसिबल रिलेशनशिप बिटवीन फाइनेंशियल डेटा एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा, मतलब कि फाइनेंशियल डेटा एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा के रिलेशनशिप को स्टडी करके जो हमने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इवेल्युएट करी है, तो फाइनेंशियल डेटा और नॉन फाइनेंशियल डेटा के प्लॉसिबल रिलेशनशिप को इवेल्युएट करके जो हमने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इवेल्युएट करी, तो फाइनेंशियल डेटा और नॉन फाइनेंशियल डेटा की जो प्लॉसिबल रिलेशनशिप है अमंग फाइनेंशियल डेटा एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा, उसको स्टडी करते हैं और उसमें से हम डिराइव करते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो फाइनेंशियल डेटा एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा की स्टडी करी एंड स्टडी ऑफ द प्लॉसिबल रिलेशनशिप ऑफ फाइनेंशियल डेटा एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा, एंड उससे हमने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन डिराइव करी, इवेल्युएट करा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो इसको बोलते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर। इन्वेस्टिगेशन ऑफ फ्लक्स, और एनालिटिकल प्रोसीजर में और क्या कवर है, तो ये तो हमने पढ़ा इवेल्युएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। दूसरा इन्वेस्टिगेशन ऑफ फ्लक्चुएशन और रिलेशनशिप। तो फ्लक्चुएशन विच डेविएट सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द प्रेडिक्टेड, अगर सिग्निफिकेंट डेविएशन है, सिग्निफिकेंट फ्लक्चुएशन है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ फ्लक्चुएशन, रिलेशनशिप इनकंसिस्टेंट विद अदर इन्फॉर्मेशन। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन होता है फ्लक्चुएशंस का, कि सिग्निफिकेंट फ्लक्चुएशंस है तो उसका इन्वेस्टिगेशन होता है। रिलेशनशिप है जो इनकंसिस्टेंट है, कुछ रिलेशनशिप्स हमको डिराइव हुई है जो इनकंसिस्टेंट है विद द अदर इन्फॉर्मेशन, तो वो जो है वो एनालिटिकल प्रोसीजर में कवर होती है। तो एनालिटिकल प्रोसीजर में क्या इन्वॉल्व करता है कि इवेल्युएशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स एंड स्टडी ऑफ फ्लक्चुएशंस विच डेविएट सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द प्रेडिक्टेड। फिर रीकैलकुलेशन का मतलब क्या होता है, रीकैलकुलेशन का मतलब होता है चेकिंग, रीकैलकुलेशन का मतलब होता है चेकिंग, मैनुअली या इलेक्ट्रॉनिकली चेकिंग करना अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड।
तो डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड की एरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करना रिकैलकुलेशन होता है। रीपरफॉर्मेंस क्या होता है? इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसीजर और कंट्रोल बाय द ऑडिटर। जो कंट्रोल और प्रोसीजर एग्जीक्यूट हो चुके हैं उसको वापस से री एग्जीक्यूट कराना, इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन कराना। ऑब्जर्वेशन तो मेरे को विटनेस करना पड़ता है कंट्रोल्स एंड प्रोसीजर, विटनेस ऑफ प्रोसीजर बिंग परफॉर्म, पर इधर जो है मैं इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन करवा रहा हूँ, मैं खुद आगे होकर करवा रहा हूँ। और एक्सटर्नल कंफर्मेशन क्या होता है? एक्सटर्नल कंफर्मेशन आर रिलेवेंट इन एड्रेसिंग एक्सेप्शन एंड अदर एलिमेंट। तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन भी कभी कभी हमको थर्ड पार्टी से, जैसे हमको एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेनी है तो वो एक्ट एज एन ऑडिट एविडेंस होती है। तो इस तरीके से हम ऑडिट एविडेंस जो है गैदर कर सकते हैं। इन एड्रेसिंग असर्शंस, हमको असर्शंस के रिस्पेक्ट में कुछ अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए या अदर एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जो है एक्सटर्नल कंफर्मेशन वो हमारी हेल्प करता है। तो इस तरीके से हमने क्या पढ़ा है कि हमने पढ़ा है इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, इंक्वायरी, देन इसके बाद हमने एनालिटिकल प्रोसीजर, रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस एंड एक्सटर्नल कंफर्मेशन हमने इसको पढ़ा है। देन इसके बाद बात आती है कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन में ये क्या है कि ऑडिटर जो है सबसे पहले कंफर्मेशन रिक्वेस्ट ड्राफ्ट करता है एंड थर्ड पार्टी जो है उसके रिस्पेक्ट में रिस्पॉन्स करती है। तो किन किन रिस्पेक्ट में जो है एक्सटर्नल कंफर्मेशन यूज़ होता है? जैसे कि अकाउंट बैलेंसेस, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ अरेंजमेंट, ट्रांजेक्शन विद थर्ड पार्टी। तो सिर्फ अकाउंट बैलेंस इटसेल्फ ही नहीं है, नॉट अकाउंट बैलेंस ऑनली, कि हमको सिर्फ बैलेंस कंफर्मेशन ही होता है। अकाउंट बैलेंस के अलावा टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ अरेंजमेंट हम इनसे पूछ सकते हैं। ट्रांजेक्शन विद थर्ड पार्टी हुई है कि नहीं हुई है, ये हम चीज़ें पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से हम ये चीज़ें पूछ सकते हैं और फिर वो एक्ट एज एन एविडेंस होता है। फिर बात आती है कि इंफॉर्मेशन फ्रॉम एक्सपर्ट यूज एज एन एविडेंस। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमने एक तरीके समझे हैं कि किस तरीके से जो है मेथड है, किस तरीके से हम ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करते हैं। अब फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट ये है कि इंफॉर्मेशन फ्रॉम एक्सपर्ट यूज एज एन एविडेंस। अब ये सारे तरीके हो गए, अब बात होती है एक्सपर्ट की। बोला जाता है कि हमने जब ऑडिट करा तो मैनेजमेंट के ऑडिटर, मैनेजमेंट के पर्सनल ने जो है उनके अपने एक्सपर्ट हैं, उनके एक्सपर्टीज़ पे जो है उनके एक्सपर्ट जो भी बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट वर्क करती है। एज एन ऑडिटर उसे इवेल्युएट करना है, उसे तो इवेल्युएट करना है मैनेजमेंट को, उसे इवेल्युएट करना है इन्फॉर्मेशन और उसमें से सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस निकालना है। तो एज एन ऑडिटर इंफॉर्मेशन फ्रॉम एक्सपर्ट यूज़ कर सकता है क्या एज एन एविडेंस? ऐसा कर सकता है कि ऑडिटर कि यार मैं ऑडिट कर रहा हूँ, कुछ एक्सपर्ट की मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, वो एक्सपर्ट की इन्फॉर्मेशन को मैं एक्ट एज एन ऑडिट एविडेंस कर लेता हूँ, उसमें मेरे को ज़्यादा कुछ इवैल्यूएशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये गलत है। आप ब्लाइंडली रिलाई नहीं कर सकते रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस पे, एक्सपर्ट के वैल्यूएशंस पे या एक्सपर्ट की इन्फॉर्मेशन पे। तो यही बोला गया है कि जो एक्सपर्ट की जब इन्फॉर्मेशन ऑडिटर को मिलती है, इन्फॉर्मेशन किस तरीके से मिल सकती है? रिपोर्ट के थ्रू, स्टेटमेंट के थ्रू, ओपिनियंस के थ्रू। तो एक्सपर्ट ने अपना ओपिनियन दिया, या स्टेटमेंट के थ्रू, या रिपोर्ट्स के थ्रू। तो जब इन तरीके से जब है ऑडिटर को इन्फॉर्मेशन मिलती है तो ऑडिटर इसको यूज़ एज एविडेंस कर सकता है, बट ऑडिटर को ऑडिट प्रोसीजर लगाने पड़ेंगे और इवेल्युएट करना पड़ेगा बिफोर रिलाइंग ऑन द एक्सपर्ट वर्क। तो एक्सपर्ट वर्क को रिलाय करने से पहले, बिफोर ब्लाइंडली रिलाइंग ऑन द एक्सपर्ट वर्क, ऑडिटर को ऑडिट प्रोसीजर लगाने पड़ेंगे। तो मैनेजमेंट एक्सपर्ट किस तरीके से हो सकते हैं? जैसे एक्चुअल वैल्यूएशन होता है, ग्रेचुइटी वैल्यूएशन होता है, और जैसे कि लीगल कंसल्टेंट होते हैं। तो उस केस में जो होता है कि उस केस में जो है एक्सपर्ट अडॉप्ट करते हैं, एक्सपर्ट अपनी ओपिनियन देते हैं, स्टेटमेंट्स देते हैं, रिपोर्ट देते हैं, और वही ऑडिटर उन सब चीज़ों को देखता है और उसको एज एन ऑडिट एविडेंस यूज़ करके वो कंक्लूजन डिराइव कर सकता है। बट उसके पहले, बिफोर रिलाइंग, कि भले ही वो किसी दूसरे प्रोफेशनल का हो, पर रिलाय करने से पहले ऑडिटर को इवेल्युएशन करना पड़ता है। क्या इवेल्युएशन करना पड़ता है? ये 3 चीज़ें इवेल्युएट करनी पड़ती है, और यही क्वेश्चन का क्रक्स है, यही एसेस का क्रक्स है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन में जो है ये 3 चीज़ें पूछी गई है। तो क्या इवेल्युएट करता है? कैपेबिलिटी, कॉम्पिटेंसी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ एक्सपर्ट। फिर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सपर्ट वर्क एंड इवेल्युएट एप्रोप्रिएटनेस ऑफ एक्सपर्ट वर्क एज ऑडिट एविडेंस। तो क्या सबसे पहले कैपेबिलिटी, कॉम्पिटेंसी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ एक्सपर्ट जो है वो इवेल्युएट करता है।
फिर इवेल्युएट करता है, अंडरस्टैंडिंग करता है एक्सपर्ट के वर्क को, और फिर इवेल्युएट करता है अप्रोप्रिएटनेस ऑफ एक्सपर्ट वर्क एज एन ऑडिट एविडेंस। तो पहले एक्सपर्ट की कॉम्पिटेंसी चेक कर ली, फिर उसके बाद उसके वर्क को अंडरस्टैंड कर लिया, फिर देखा कि एक्सपर्ट वर्क मेरा ऑडिट एविडेंस में कितना अप्रोप्रिएट यूज़ हो सकता है, तो इवैल्यूएट अप्रोप्रिएटनेस ऑफ एक्सपर्ट वर्क एज एन ऑडिट एविडेंस। तो हम एक्सपर्ट वर्क की फिर अप्रोप्रिएटनेस देखते हैं कि किस तरीके से हम उसको एज एन ऑडिट एविडेंस यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले कॉम्पिटेंसी, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ एक्सपर्ट को इवैल्यूएट करना। तो किस तरीके से हम इवैल्यूएट कर सकते हैं? किसी एक्सपर्ट की मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं एज एन ऑडिटर, अगर मुझे उस पर्टिकुलर एक्सपर्ट की कॉम्पिटेंसी, कैपेबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी को चेक करना है, तो मैं किस तरीके से चेक कर सकता हूँ? मैं इस तरीके से चेक कर सकता हूँ कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस किस तरीके से मैं डिराइव कर सकता हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस विद एक्सपर्ट। अगर पर्सनल एक्सपीरियंस जो है उस एक्सपर्ट के साथ मेरा अच्छा है, मतलब एक्सपर्ट कॉम्पिटेंट है, कैपेबल है, और ऑब्जेक्टिविटी वो फुलफिल हो जाती है। पर्सनल एक्सपीरियंस विद एक्सपर्ट, मैं एक्सपर्ट के साथ डिस्कशन कर सकता हूँ, मैं किसी तीसरे पर्सन से एक्सपर्ट के बारे में डिस्कशंस कर सकता हूँ, एक्सपर्ट की क्वालिफिकेशन से समझ में आ जाएगा, एक्सपर्ट ने जो भी पब्लिश पेपर्स करे हैं, बुक्स करे हैं, तो उसके थ्रू समझ में आ जाएगा। तो जो है इस तरीके से जो है हम समझ सकते हैं कि सोर्सेस और क्या है, किस तरीके से हम, किस तरीके के हमारे पास सोर्सेस है जिससे हम कॉम्पिटेंसी, कैपेबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी को असेस कर सकते हैं। तो एक है पर्सनल एक्सपीरियंस है विद एक्सपर्ट, डिस्कशन कर सकते हैं एक्सपर्ट से, डिस्कशन कर सकते हैं किसी थर्ड पर्सन से एक्सपर्ट के बारे में, एक्सपर्ट की क्वालिफिकेशन से, पब्लिश पेपर से, इस तरीके से हम कर सकते हैं। फिर कॉम्पिटेंसी चेक करने के बाद अंडरस्टैंडिंग द एक्सपर्ट वर्क, हम देखते हैं कि जो एक्सपर्ट वर्क जो कर रहा है उसमें जो भी उसने एजम्पशंस एंड मेथड यूज़ करे हैं, क्या वो एक्सेप्टेड है इन द फील्ड ऑफ एक्सपर्ट, क्या वो अप्रोप्रिएट है एज पर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस। तो हमको दोनों चीज़ें देखनी पड़ती है कि क्या उसने एजम्पशन और मेथड यूज़ करे हैं, वो क्या एक्सेप्टेड है और क्या अप्रोप्रिएट है, अप्रोप्रिएट एज पर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, और क्या वो एक्सेप्टेड है इन द फील्ड ऑफ एक्सपर्ट। फिर बात आती है कि इवेल्युएट करना अप्रोप्रिएटनेस ऑफ एक्सपर्ट वर्क एज ऑडिट एविडेंस। अब उसके एक्सपर्ट वर्क को अंडरस्टैंड करके हम इवेल्युएट कर रहे हैं अप्रोप्रिएटनेस ऑफ एक्सपर्ट वर्क एज एन ऑडिट एविडेंस। तो पर्टिकुलर असर्शन के लिए हमको करना पड़ता है, हमको अप्रोप्रिएटनेस इवेल्युएट करनी पड़ती है ऑफ एक्सपर्ट वर्क एज एन ऑडिट एविडेंस, कि हाँ कि क्या उस पर्टिकुलर एक्सपर्ट वर्क को हम ऑडिट एविडेंस यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको एक अप्रोप्रिएटनेस भी चेक करनी पड़ती है। तो हमको चेक करना पड़ता है कि जो एक्सपर्ट के फाइंडिंग्स है और जो कंक्लूजन है, क्या वो रिलेवेंट एंड रीजनेबल है। जैसे कि एक्सपर्ट ने कुछ फाइंड करा है जिसमें उसने प्रोविज़न बना के रखा है पर्टिकुलर 40 लाख का, और अगर लीगल तरीके से चेक करें तो आ रहा है वो 60 लाख का। तो अब इसमें जो एक्सपर्ट फाइंडिंग एंड कंक्लूजन है, देखा जाए तो वो रेलेवेंस एंड रीजनेबल नहीं है। तो हमको देखना पड़ता है कि एक्सपर्ट फाइंडिंग एंड कंक्लूजन जो है क्या वो रेलेवेंट एंड रीजनेबल है। अगर हाँ वो रेलेवेंट और रीजनेबल है, या अगर वो कंसिस्टेंसी विद अदर एविडेंस है, तो उस केस में ना वो उसका वर्क जो है वो अप्रोप्रिएट है और मैं उसको एज एन ऑडिट एविडेंस यूज़ कर सकता हूँ। तो भैया कब मैं एक्सपर्ट वर्क के ऑडिट एविडेंस को यूज़ कर सकता हूँ? जब मुझे लगता है कि एक्सपर्ट के फाइंडिंग और कंक्लूजन जो है वो रिलेवेंट एंड रीजनेबल है, और क्या वो कंसिस्टेंट है विद अदर एविडेंस, और सेम अप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्ट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि एक्सपर्ट के वर्क को यूज़ करा तो सेम अप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्ट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो समझ में आ गया कि एक्सपर्ट के फाइंडिंग्स और कंक्लूजन है क्या वो रिलेवेंट एंड रीजनेबल है। सबसे पहले रेलेवेंट एंड रीजनेबल के बाद क्या वो कंसिस्टेंट है विद अदर एविडेंस, वो क्या फिर अप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्ट हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो जो है हमने पढ़ा कि एक्सपर्ट की फाइंडिंग एंड कंक्लूजन्स की हम रेलेवेंस एंड रीजनेबलनेस देखते हैं और कंसिस्टेंसी देखते हैं विद अदर एविडेंस या अदर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। फिर हम ये भी देखते हैं कि एजम्पशंस एंड मेथड यूज़ करी है, जो वो एजम्पशन एंड मेथड यूज़ करी है वो एक्सेप्टेड है कि नहीं है और अप्रोप्रिएट है कि भी नहीं है, और क्या जो एजम्पशंस एंड मेथड यूज़ करी है वो रिलेवेंस एंड रीजनेबल भी है कि नहीं है। तो ये भी हम चीज़ें देखती है। तो एजम्पशंस एंड मेथड में हम दो चीज़ देखते हैं। क्या चीज़ देखते हैं कि सबसे पहले कि क्या वो रेलेवेंट एंड रीजनेबल है कि नहीं है, जो इस पर्टिकुलर पॉइंट से हमको समझ में आया, और क्या वो एक्सेप्टेड और अप्रोप्रिएट है कि भी नहीं है, एक्सेप्टेड इन द फील्ड ऑफ एक्सपर्ट और अप्रोप्रिएट एज पर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। ये हमने पढ़ा। अब
हमने ये पढ़ा कि एक्सपर्ट की फाइंडिंग्स और कंक्लूजन वो रिलेवेंट एंड रीजनेबल होना चाहिए और कंसिस्टेंसी विद द अदर एविडेंस होना चाहिए। इन केस कभी नहीं निकलता है तो इफ़ इनकंसिस्टेंट, तो क्वेश्चन में ऐसा आया कि कभी इनकंसिस्टेंट होता है, नहीं निकलता है, तो उस केस में ऑडिटर ऐसा नहीं है कि अपना ओपिनियन दे देगा। उस केस में ऑडिटर जो है रिजॉल्व करेगा ये जो इनडिफरेंसेस है, ये रिजॉल्व करेगा वाया डिस्कशन। किस तरीके से? डिस्कशन करके मैनेजमेंट से एंड TCWG से। अगर डिस्कशन से भी सॉर्टेड नहीं होती ये चीज़ें, देन रिजेक्ट कर देगा। वो जो एक्सपर्ट का ओपिनियन है उसको रिजेक्ट कर देगा और इंसिस्ट करेगा टू फॉलो दी ऑडिटर्स डायरेक्शन। उस केस में फिर वो बोल देगा कि एक्सपर्ट के डायरेक्शन को मानने की ज़रूरत नहीं है, चेंज करो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चेंज करो, मेरे डायरेक्शंस को मानो। ठीक है। फिर ये भी चेक करना चाहता है कि अप्रोप्रिएटनेस अगर हमको चेक करनी है अगर एक्सपर्ट के वर्क की एज एन ऑडिट एविडेंस, तो हमको ये भी देखना पड़ता है कि सिग्निफिकेंट सोर्स डाटा यूज़ करा है कि नहीं करा है, वो सोर्स डाटा कंप्लीट, एक्यूरेट एंड रेलेवेंट है कि भी नहीं है। ठीक है। तो हमने अभी क्या पढ़ा है कि रेलेवेंस एंड रीजनेबलनेस चेक करनी पड़ती है और ये चेक करना पड़ता है कि सोर्स डाटा कंप्लीट, एक्यूरेट एंड रेलेवेंट है कि भी नहीं है। अब ये जो रेलेवेंस एंड रीजनेबलनेस है, ये ऑडिटर्स एक्सपर्ट में भी ऑडिटर को ऐसे 620 में चेक करना पड़ता है। सेम वी हैव टू चेक इन दी SS 620 बिकॉज सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ऑडिटर की होती है। ऑडिटर में की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ओपिनियन देना। अब उस केस में अगर उसने ऑडिटर के अपने एक्सपर्ट की मदद ली, इधर मैनेजमेंट एक्सपर्ट की बात नहीं कर रहे, इसमें ऑडिटर्स के एक्सपर्ट की बात कर रहे हैं कि उस केस में अगर उसने ऑडिटर के एक्सपर्ट की मदद ली है, तो उस केस में अगर उसने मदद दी है तो उसकी रेलेवेंस एंड उसके जो इन्फॉर्मेशन है, जो उसका वर्क है, उसकी अप्रोप्रिएटनेस को चेक करने के लिए रेलेवेंस एंड रीजनेबलनेस चेक करना पड़ेगा। उसकी फाइंडिंग और कंक्लूजन्स का, उसने जो मेथड और एजम्पशन यूज़ करे हैं वो चेक करना पड़ेगा, वो रेलेवेंस एंड रीजनेबल है कि नहीं है, एक्सेप्टेड और अप्रोप्रिएट है कि भी नहीं है। फिर हमको ये चेक करना पड़ेगा कि जो उसने सोर्स डेटा यूज़ करे हैं वो कंप्लीटनेस, एक्यूरेट और रेलेवेंस है कि भी नहीं है। और ठीक है, तो ये भी चेक करना पड़ता है कि जो अप्रोप्रिएट है कि भी नहीं है एज पर द फिनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस। तो अप्रोप्रिएटनेस जो हमको चेक करनी पड़ती है वो चेक करना पड़ता है ऑडिटर। वो अप्रोप्रिएटनेस कैसे समझ में आएगा कि वो अप्रोप्रिएट है कि भी नहीं है? वो अगर वो ऑडिटर के नॉलेज के हिसाब से, अगर ऑडिटर का नॉलेज जितना है उसको क्लाइंट के बिजनेस के हिसाब से, तो क्लाइंट का ऑडिटर के नॉलेज के अकॉर्डिंग उसको लग रहा है कि अब ऑडिटर का नॉलेज क्या ऑफ क्लाइंट बिजनेस, ऑडिटर के नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस के हिसाब से उसको देखना पड़ेगा कि वो अप्रोप्रिएट है कि भी नहीं है। तो एजम्पशन एंड मेथड यूज़ जो है वो अप्रोप्रिएट है कि भी नहीं है एज पर दी ऑडिटर्स नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस। तो ऑडिटर को जितना नॉलेज है उसके हिसाब से वो चेक करेगा कि वो अप्रोप्रिएट है कि भी नहीं है। अब ये जो एजम्पशन एंड मेथड जो यूज़ होते हैं, ये तो एक्सपर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब एक्सपर्ट अपना वर्क परफॉर्म कर रहा है तो उसको एजम्पशन एंड मेथड यूज़ करने ही पड़ेंगे। और जब एजम्पशन और मेथड जब एक्सपर्ट यूज़ करता है तो एक्सपर्ट को वेरियस फैक्टर्स देखने पड़ते हैं एंड फैक्टर्स जो है सब्जेक्ट मैटर्स पे अफेक्ट होते हैं। तो सब्जेक्ट मैटर के अकॉर्डिंग जो है एक्सपर्ट को वेरियस फैक्टर्स देखने पड़ते हैं एंड वो फैक्टर्स को देखकर उसे जो है एजम्पशंस एंड मेथड्स को यूज़ करना पड़ता है। तो इस तरीके से जो है हमने पर्टिकुलर ये चीज़ें समझी है कि ये इम्पॉर्टेंट भी था कि कॉम्पिटेंसी, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी चेक करते हैं जिसके सोर्सेस है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्सपर्ट वर्क देखते हैं, इवेल्युएट करते हैं, फिर अप्रोप्रिएटनेस ऑफ एक्सपर्ट वर्क। तो जैसे कि हमने पढ़ा है कोकोआ हमको पता है ना कि कोको का ही पाउडर होता है। तो इसका एक निमोनिक बनाने के हिसाब से बनाया था कि COC कॉम्पिटेंसी, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी, U से अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सपर्ट वर्क और A से है इवेल्युएटिंग अप्रोप्रिएटनेस ऑफ एक्सपर्ट वर्क एज ऑडिट एविडेंस। तो ये हो गया कोकोआ। फिर अब बात करें तो COC पूरा एक है, इसे उसको नीचे जो है राइट से अंडरलाइन कर दिया। U और A जो है वो अलग अलग है। अगर A के अंदर चले तो A के अंदर हमको दो चीज़ें देखनी पड़ती हैं। सबसे पहले सोर्स डेटा देखना पड़ता है और सोर्स डेटा में हमको कार देखना पड़ता है, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी एंड रेलेवेंस। और AE में हमको क्या देखना पड़ता है? AE में हमको देखना पड़ता है assumptions and method use and expert findings and conclusions। तो हमको ये चीज़ें देखनी पड़ती है
एंड इस तरीके से जो है हमने जो है पर्टिकुलर ये क्वेश्चन को समझा है। फिर बात आती है कि जो मई 9 में क्वेश्चन आया था, रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, कि ऑडिट एविडेंस रिलायबल है कि नहीं है। इसका हमने पढ़ा था कि डिपेंड ऑन द नेचर एंड सोर्स ऑफ ऑडिट एविडेंस, कि नेचर एंड सोर्स ऑफ ऑडिट एविडेंस से पता चलता है कि पर्टिकुलर एविडेंस रिलायबल है कि भी नहीं है। तो रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस इज डिपेंड ऑन द नेचर एंड सोर्स ऑफ ऑडिट एविडेंस। तो उसमें कुछ चीज़ समझने लायक है, जैसे कि एक्सटर्नल इंडिपेंडेंट सोर्सेज से जो एविडेंस आते हैं वो ज़्यादा रिलायबल होते हैं रादर देन इंटरनल सोर्सेज से जो एविडेंस आ रहे हैं। अब इंटरनल सोर्सेज की रिलायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है अगर उसमें इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिवली ही एप्लीकेबल हो। तो डायरेक्ट एविडेंस रिलायबल है देन इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में भी अगर हम देखें तो डॉक्यूमेंटेशन से जो रिटर्न एविडेंस होते हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्म में जो होते हैं एविडेंस, वो ज़्यादा रिलायबल होते हैं देन ओरल एविडेंस। और जो ओरिजिनल एविडेंस होते हैं वो ज़्यादा रिलायबल होते हैं देन फोटोकॉपी और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। पर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की भी रिलायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है सब्जेक्ट टू इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिवनेस। तो हमने क्या पढ़ा है कि एक्सटर्नल इंडिपेंडेंट सोर्सेज से जो एविडेंस मिलते हैं वो ज़्यादा रिलायबल होते हैं रादर देन इंटरनल सोर्सेज ऑफ एविडेंस। इंटरनल एविडेंस जो है रिलायबल इंक्रीज हो जाएगी रिलायबिलिटी अगर इंटरनल कंट्रोल प्रॉपरली और इफेक्टिवली ही मेंटेन हो रहे हैं। तो फिर डायरेक्ट एविडेंस ज़्यादा रिलायबल है रादर देन इनडायरेक्ट। डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू जो हमको एविडेंस मिल रहे हैं वो डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू जो एविडेंस मिल रहा है वो ज़्यादा रिलायबल है रादर देन ओरल एविडेंस। फिर बात आती है कि ओरिजिनल जो एविडेंस है वो ज़्यादा रिलायबल है देन फोटोकॉपी और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। अब एक और क्वेश्चन आता है, ये छठा क्वेश्चन है और छठा पॉइंट ये बोल रहा है कि ऑडिटर जब इवेल्युएट करता है, शायद लास्ट पेज होगा, राइट, ओके। तो ऑडिटर जब इवेल्युएट करता है एक्सपर्ट वर्क, तो जो पर्टिकुलर ऑडिटर है जब वो एक्सपर्ट वर्क को इवेल्युएट करता है तो इवेल्युएट तो करना पड़ेगा। तो नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर किस मैटर्स या फैक्टर से अफेक्ट हो सकता है। तो जब वो इवेल्युएट करता है तो नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर जो है, इवेल्युएट करने के लिए ऑडिट प्रोसीजर लगानी पड़ेगी और नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर किन पर्टिकुलर फैक्टर और मैटर से अफेक्ट हो सकते हैं। तो फैक्टर अफेक्टिंग दी नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, जैसे कि एक्सपर्ट ने कुछ वर्क करा। अब एक्सपर्ट ने कुछ पर्टिकुलर वर्क करा है तो मैं उसे एज इट इज़ एक्सेप्ट तो कर नहीं सकता, मुझे तो इवेल्युएट करना पड़ेगा। इवेल्युएट करने के लिए मुझे ऑडिट प्रोसीजर अडॉप्ट करनी पड़ेगी। तो कौन कौन से फैक्टर्स है जिससे मेरे नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर अफेक्ट हो सकता है। ये कुछ 8 मैटर्स है। पहला मैटर हमको देखना पड़ेगा क्या मैनेजमेंट का कंट्रोल है क्या एक्सपर्ट के ऊपर, क्या मैनेजमेंट का इन्फ्लुएंस है। अगर मैनेजमेंट का कंट्रोल और इन्फ्लुएंस है मतलब हो सकता है कि एक्सपर्ट ने इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं करा हो, तो ये ऑडिट प्रोसीजर में मेरा अफेक्ट कर देगा। फिर ये देखना पड़ेगा कि मैनेजमेंट के पास, मैनेजमेंट के खुद में, मैनेजमेंट का एक कंट्रोल तो एक्सपर्ट के ऊपर है। फिर इंटरनल कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट, हमको ये देखना पड़ेगा इंटरनल कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट। इन रिस्पेक्ट टू द वर्क ऑफ एक्सपर्ट। फिर हमको ये देखना पड़ेगा कि जो एक्सपर्ट है वो मैनेजमेंट ने एम्प्लॉय करा है कि कुछ इंडिपेंडेंटली थर्ड पार्टी है, क्योंकि अगर मैनेजमेंट ने एम्प्लॉय करा है तो वो एक अपने ऑडिट प्रोसीजर पे इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। फिर स्कोप, ऑब्जेक्टिव एंड नेचर ऑफ एक्सपर्ट वर्क, वो हमको देखना पड़ेगा। अगर स्कोप बड़ा है, नेचर अगर थोड़ा सा क्रिटिकल है, रिस्की है वो वर्क या सब्जेक्ट मैटर रिस्की है, तो उस केस में जो है ऑडिट प्रोसीजर ज़्यादा लगानी पड़ेगी। ऑडिट प्रोसीजर नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट चेंज हो जाएगा। तो स्कोप, ऑब्जेक्टिव एंड नेचर ऑफ एक्सपर्ट वर्क, एक्सपर्ट किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर पे जो है अपना ओपिनियन देता है, तो सब्जेक्ट मैटर की कॉम्प्लेक्सिटी, रिस्कीनेस, ठीक है, कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो है सब्जेक्ट मैटर का रिस्कीनेस, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, तो वो सब भी अफेक्ट करता है। तो हमने क्या पढ़ा कि कंट्रोल, to control and influence की extent of which management can exercise control and influence over the work of expert. Second है nature and extent of control within the entity over the expert work. फिर हमको देखना पड़ता है कि वेदर एक्सपर्ट एम्प्लॉयड हुआ है या एक्सपर्ट थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट सोर्सेज से आया है।
तो हमको ये भी चेक करना पड़ता है कि एम्प्लॉयड बाय द एंटिटी और द पार्टी इंगेज बाय इट प्रोवाइडेड रिलेवेंट सर्विसेज। फिर स्कोप, ऑब्जेक्टिव एंड नेचर ऑफ एक्सपर्ट, तो अब हमको ये पर्टिकुलर चीज़ देखनी पड़ती है, स्कोप, ऑब्जेक्टिव एंड नेचर ऑफ एक्सपर्ट वर्क। फिर सब्जेक्ट मैटर की कॉम्प्लेक्सिटीज, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन दैट मैटर, कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन दैट मैटर। फिर हमको ये देखना पड़ता है कि जो एक्सपर्ट ने जो परफॉर्मेंस करा है वो परफॉर्मेंस एज पर द स्टैंडर्ड और प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट करा है कि नहीं करा है, वो फ़र्क भी क्रिएट करता है। तो इस तरीके से ये जो 8 फैक्टर्स है, ये 8 फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। और जो ये है, जो ये May 18 में क्वेश्चन आया था पर्टिकुलर। फिर बात आती है कुछ अदर पॉइंट्स की। अदर पॉइंट्स में बोला है ऑडिटर हैज़ टू रिजॉल्व इनकन्सिस्टेंसी, ऑडिटर को जो है हैज़ टू रिजॉल्व इनकन्सिस्टेंसी बाय डिस्कशन। क्या हमने पढ़ा था कि एक्सपर्ट के वर्क को इवेलुएट करने के बाद अगर उसे जो है एक्सपर्ट के जो फाइंडिंग्स और कंक्लूजन है, वो फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन्स को रिलेवेंट और रीजनेबल नहीं लगे या इनकन्सिस्टेंट लगे विद अदर एविडेंस, तो ऑडिटर हैज़ टू रिजॉल्व इनकन्सिस्टेंसी वाया डिस्कशन इट। इफ़ आफ्टर डिस्कशन टू, अगर एक्सपर्ट का जो वर्क है वो सपोर्ट नहीं करता है रिलेटेड रिप्रेजेंटेशंस को, अदर एविडेंसेस को, लीगल ओपिनियंस को, मतलब जो अदर एविडेंसेस की बात करें, मतलब वो कुछ रिलेटेड रिप्रेजेंटेशन है, अदर एविडेंस है, लीगल ओपिनियंस है, उस पर भी अगर वो मैच नहीं कर रहा है, वो सपोर्ट नहीं कर रहा है रिलेटेड रिप्रेजेंटेशन और अदर एविडेंस और लीगल ओपिनियन को, देन ऑडिटर इंसिस्ट करेगा कि रिजेक्ट करो उसके ओपिनियन को, एंड इंसिस्ट करेगा कि एक उसके हिसाब से एक प्रॉपर प्रोविजन बनाओ। ऐसे 500 और ऐसे 501 में क्या रिलेशन है? ऐसे 501 जो है ऑडिट एविडेंस, स्पेशल कंसिडरेशन फॉर स्पेशल आइटम्स, जो है स्पेशल कंसिडरेशन है कुछ स्पेशल आइटम्स पे, तो ऐसे 501 इज एन एडिशनल गाइडेंस टू ऐसे 500 विथ रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम्स। तो कुछ स्पेशल आइटम्स थे, इन्वेंट्री, लिटिगेशन एंड क्लेम एंड सेगमेंट रिपोर्टिंग। तो इन्वेंट्री, लिटिगेशन एंड क्लेम एंड सेगमेंट रिपोर्टिंग, तो इन स्पेशल आइटम्स पे जो है 501 क्रिएटेड है। अब 501 इज एन एडिशनल गाइडेंस टू 500, वो 500 तो लगेगा ही लगेगा, 501 इनके रिस्पेक्ट में एडिशनल गाइडेंस देता है। फिर आती है ऐसे 620 और ऐसे 500 में क्या रिलेशन है? तो उसमें हमने ये पढ़ा है कि ऑडिटर शैल इवेल्युएट, ऑडिटर क्या करता है? इवेल्युएट करता है एडिक्वेसी ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट वर्क। तो ऑडिटर को भी जो है ऑडिटर के एक्सपर्ट वर्क को इवेल्युएट करना पड़ता है, उसके रिलेवेंस एंड रीजनेबलनेस देखना पड़ता है कि उसने जो एजम्पशन और मेथड यूज़ करे हैं वो सिग्निफिकेंट एजम्पशन और मेथड यूज़ करे कि नहीं करे हैं, सोर्स डेटा उसने प्रॉपर लिया है कि नहीं लिया है, ये सब ऐसा 620 में भी एप्लीकेबल होता है। फिर हमने पढ़ा था कि हम जब सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेते हैं तो कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। तो जैसे कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑफ सब्जेक्ट मैटर, की रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट अफेक्ट करता है सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस को। ट्रेंड इंडिकेटेड बाय द अकाउंटिंग रेशियो, तो ट्रेंड जो है इंडिकेटेड बाय द अकाउंटिंग रेशियो ये अफेक्ट करता है कि जब ट्रेंड इंडिकेटेड बाय द अकाउंटिंग रेशियो मीन्स जब ट्रेंड डिक्लाइन हो रहा है या इंक्लाइन हो रहा है, तो उस केस में हमको ज़्यादा क्वांटम हम लेना पड़ेगा। तो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट बोथ क्वांटम और क्वालिटी की बात कर रहे हैं। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है पर्टिकुलर मैटर पे, तो उसके रिस्पेक्ट में हमको ज़्यादा एविडेंसेस लेने पड़ेंगे। क्वालिटी के एविडेंस हमको वेरियस सोर्सेज से लेने पड़ेंगे। प्रीवियस एक्सपीरियंस विद ऑडिटर, तो प्रीवियस एक्सपीरियंस जो है ऑडिटर का कैसा है उसके अकॉर्डिंग जो है वो फैक्टर अफेक्ट करता है सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है। उसको लग सकता है कि अब पहला एक्सपीरियंस मेरा जो है वो पर्टिकुलर बुरा है, तो हो सकता है कि यहाँ से मेरे को एविडेंस प्रॉपर मिलेंगे नहीं, तो उसे अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर खूब सारे लगाने पड़ सकते हैं। तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, अगर ट्रेंड है जो इंडिकेट कर रहा है अकाउंटिंग रेशियो को, या प्रीवियस एक्सपीरियंस विद ऑडिटर है, तो ये सब चीज़ें अफेक्ट करता है। तो इस तरीके से जो है हमने ये ऐसे 500 को रिवाइज किया। तो अगर हम इसको समराइज करें तो हमने क्या पढ़ा है कि फैक्टर जो है अफेक्ट करता है सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ऐसे 620 और 500 का रिलेशन, 501 और 500 का रिलेशन, जब एक्सपर्ट का वर्क को इवेल्युएट करने के बाद कुछ इनकन्सिस्टेंसी लगे तो हमको क्या करना चाहिए। फिर देन हमने बात करी थी कि एक्सपर्ट के वर्क को जब हम इवेल्युएट करते हैं तो कौन से नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट है जो ऑडिट प्रोसीजर की जो अफेक्ट करेंगे, कौन कौन से फैक्टर है जो नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट को अफेक्ट करते हैं, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर को अफेक्ट करते हैं।
फिर हमने बात करा था रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस के बारे में हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था कि एक्सपर्ट वर्क को इवेल्युएट कैसे किया जाता है, और एक्सपर्ट वर्क पे रिलाय करने से पहले हमको पर्टिकुलर ऑडिट प्रोसीजर लगाने पड़ेंगे। उसके बाद ही जो है हमको ऑडिट प्रोसीजर में हमने क्या पढ़ा था, कोकुआ हमने पढ़ा था, जिसका हमने निमोनिक पढ़ा था। तो इस तरीके से हमने पर्टिकुलर चीज़ समझी। फिर हमने पढ़ा था कि किस तरीके से कौन कौन से मेथड्स है जिससे हम ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर सकते हैं, ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होते हैं, और ऑडिट एविडेंस का मतलब क्या होता है। तो इसके बाद जो है PM, RTP, MTP सजेस्टेड, अब इसके सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, और जो है इस पर आप MCQs भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है हमारा ये जो पर्टिकुलर ऐसे की सीरीज़ का जो पहला ऐसे है ये ओवर होता है। थैंक यू। कुछ भी आपको लगे तो बताइएगा। अगर आपको लगे कि वीडियो ज़्यादा लंबा जा रहा है तो उसको और शॉर्ट में कर दिया जाएगा। आप 1:2 की स्पीड पे देख सकते हैं, क्योंकि जो आवाज़ होती है वो तो जो नॉर्मल जो मैं बोलने का है वो तो 1 की स्पीड में ही है। आप इसको 1.5 या 2 पे करके आप जो है पर्टिकुलर इस चीज़ों को फास्ट फॉरवर्ड में देख सकते हैं। तो इससे जो है आपका 20 मिनट में एक पर्टिकुलर ऐसे जो है इंपॉर्टेंट ऐसे रिवाइज हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और आपके कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो आपको देना है वो प्लीज़ दीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि वो जो है वो हेल्प करे मेरे को आगे के फर्दर वीडियोज़ को प्रॉपर्ली बनाने में। थैंक यू।